नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर द्वितीय विषय मुग़ल कालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति सन 1526 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक इकाई 5 के अंतर्गत मुग़ल काल में नृत्य एवं संगीत के विकास पर प्रकाश डालूँगा। जिस तरह से मुग़ल काल में मुग़ल बादशाहों ने स्थापत्य कला एवं चित्रकला को अपना आश्रय एवं संरक्षण प्रदान किया, ठीक उसी प्रकार से उन बादशाहों ने संगीत एवं नृत्य कला को भी अपने दरबारों में आश्रय एवं संरक्षण प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप न केवल स्थापत्य कला एवं चित्रकला का अपितु संगीत एवं नृत्य कला का भी विकास अपने चरमोत्कर्ष पर हुआ। मुग़ल काल में ललित कलाओं के चतुर्दिक विकास के लिए मुग़ल बादशाहों ने अपने खुले हस्त से विशाल धनराशि खर्च की और उन कलाकारों को प्रोत्साहित भी किया, जिसका परिणाम यह था कि मुग़ल काल में ललित कला के अंतर्गत स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला का चहुमुखी विकास हुआ। इन कलाओं के विकास में जिन मुग़ल बादशाहों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें प्रमुख मुग़ल बादशाह सम्राट अकबर, सलीम जहांगीर, शाहजहाँ और मोहम्मद शाह रंगीले का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने विशेषकर संगीत एवं नृत्य कला को अपने दरबारों में संरक्षण और आश्रय दिया और कलाकारों को उनके उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ऊंचे पद दिए और बेशकीमती उपहारों से उनका सम्मान भी किया। मुग़ल काल में नृत्य कला एवं संगीत कला की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस काल में ऐसे कई नए रागों का निर्माण हुआ, ऐसे कई नए नए वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया और ऐसी संगीत साहित्य से संबंधित एक से बढ़कर एक कई विशिष्ट कृतियाँ भी रची गई, जिन सब का परिणाम यह था कि मुग़ल काल में संगीत एवं नृत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। मुग़ल काल में संगीत एवं नृत्य कला को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले कलाकारों में कुछ विशेष नाम हैं, जिनसे मैं आपको अवगत कराता हूं। इनमें सबसे प्रमुख है संगीत सम्राट तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, सदारंग, अदारंग, गोपाल नायक एवं भूपत खां। अकबर अत्यंत संगीत प्रेमी था। उसके संगीत प्रेम के विषय में अबुल फजल ने लिखा है, सम्राट संगीत की ओर अधिक ध्यान देता था और वह इस आकर्षित करने वाली कला का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता था। अकबर स्वयं नक्कारा बजाने व शास्त्रीय संगीत में निपुण था
अबुल फजल ने सम्राट के संरक्षण में विभिन्न संगीतज्ञों के होने का भी वर्णन किया है। तानसेन उस युग का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था। अबुल फजल के अनुसार भारत में उसके समान एक भी गायक हजारों वर्षों से नहीं हुआ है। आईने अकबरी के अनुसार 36 प्रथम श्रेणी के संगीतज्ञ अकबर के दरबार में रहते थे। यद्यपि जहांगीर का संगीत से अपने पिता के समान प्रेम नहीं था, फिर भी संगीत की परंपरा उसके दरबार में जारी रही। अपने दुर्बल स्वास्थ्य के कारण जहांगीर कभी आगरा और कभी कश्मीर की यात्रा करता रहा, जिसके कारण वह संगीत के प्रति अपनी अधिक रुचि प्रदर्शित नहीं कर सका। लेकिन फिर भी उसके दरबार में परवेज़ दाद, जहांगीर दाद, मक्कू, खुर्रम दाद, चतुर खां, हमज़ा आदि प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। शाहजहाँ की रुचि यद्यपि स्थापत्य कला में थी और उसने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बना दिया, फिर भी शाहजहाँ की चित्रकला में विशेष रुचि नहीं थी। उसने चित्रकारों को संरक्षण तो प्रदान किया, किंतु चित्रकला के विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए। लेकिन वास्तुकला के समान ही शाहजहाँ को संगीत से भी प्यार था। इसी कारण उसके दरबार में एक से एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहते थे, जिनमें से प्रमुख हैं रामदास, दिरंग खां व लाल खां। उन्होंने मुसलमान संगीतज्ञों के साथ ही साथ हिंदू संगीतज्ञों को भी प्रोत्साहित किया। शम्सुल अस्वद नामक प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ की रचना शाहजहाँ के काल में ही हुई थी। शाहजहाँ की मृत्यु के साथ ही संगीत कला की भी मृत्यु हो गई। औरंगजेब संगीत से घृणा करता था तथा संगीत को विलासिता की वस्तु मानता था। औरंगजेब ने संगीतज्ञों को आश्रय प्रदान नहीं किया और कहा जाता है कि जब संगीतज्ञों ने औरंगजेब की संगीत विरोधी नीति के विरोध में संगीत की अर्थी निकाली, तब औरंगजेब ने उस समय यह कहलवाया कि इस अर्थी को इतना गहरा दफना दो कि वह पुनः बाहर ना आ सके। औरंगजेब के राज्यकाल में संगीतकारों को बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन औरंगजेब के मरने पर अपने बुरे दिनों में भी दिल्ली दरबार संगीतकारों को प्रोत्साहन एवं आश्रय देता रहा। बाद में आगे चलकर लखनऊ संगीत का केंद्र हो गया। मुग़ल काल में कई राग रागनी का प्रचलन हुआ। मुग़ल काल में राजपूताना के राज दरबारों से भी संगीत कला की विशेष उन्नति हुई। गुजरी, टोड़ी आदि का जन्म भी राजपूताना में ही हुआ। अब हम मुग़ल काल के संगीत एवं नृत्य से संबंधित जो महान कलाकार हुए उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम नृत्य की एक शैली जिसे कथक शैली के नाम से जाना जाता है और जिसके विकास में मुग़ल दरबारों का विशेष योगदान रहा, उस संबंध पर चर्चा करते हैं। यह सर्वविदित है कि कथक नृत्य का अभ्युदय पौराणिक काल में हुआ। कथक शब्द का शाब्दिक अर्थ है कथा कहने वाला। प्राचीन काल में चूँकि यह नृत्य एक धार्मिक प्रक्रिया के रूप में प्रचलित था और इसलिए कथक नर्तक पौराणिक कथाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करके जीविकोपार्जन के साथ साथ सामाजिक उपदेशों को भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते थे, जिसे मंदिरों के परिसर और पर्वों त्योहारों के अवसर पर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी प्रदर्शित किया जाता था। 8वीं शताब्दी से भारत में मुसलमानों का आगमन प्रारंभ हुआ और 13वीं शताब्दी में मुसलमानों के साम्राज्य स्थापित होने से यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि अन्य ललित कलाओं के समान कथक नृत्य भी इनके प्रभाव से वंचित नहीं रहा। मुग़ल शासक जो कि कला प्रिय थे, उन्होंने इस देश की समस्त कलाओं के महत्व को समझा और कुछ को छोड़कर सभी ने इस देश की ललित कलाओं के विकास के लिए प्रयत्न किए।
अंतर केवल इतना था कि मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों के अतिरिक्त मुख्य रूप से दरबारों में नृत्य कला का प्रदर्शन और विकास होने लगा और इनके विषय जो देवी देवताओं के प्रसंगों से संबंधित होते थे वे अब लोक एवं मानवीय होने लगे। अतः इनमें भक्ति के साथ साथ श्रृंगारिकता भी आ गई। नृत्य एक दृश्य कला है, अर्थात देखने की कला है जिसमें खूबसूरती आवश्यक है। इस काल में कलाकार खूबसूरती, चमत्कारिता एवं सृजन की ओर सचेत होते गए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बादशाहों के संरक्षण एवं संवर्धन से कलाकार अपनी कला के प्रति अधिक जागरूक हो गए। देश की ललित कलाओं को प्रश्रय देने एवं उनके विकास में बादशाह अकबर का नाम उल्लेखनीय है। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को सम्मान देते हुए दोनों की कलाओं को भी समान रूप से विकसित करने में उन्होंने सहयोग दिया। अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी में बादशाह के दरबार में नर्तकों के एक समूह का उल्लेख मिलता है। नर्तन निर्णय सम्राट अकबर के राजश्रय में रचित ग्रंथ है जिसमें तत्कालीन समाज में प्रचलित विभिन्न नृत्य रूपों की चर्चा मिलती है। इस दरबार की विशेषता यह रही है कि भारतीय नृत्य की धार्मिकता को बनाए रखा गया। इनके कार्यकाल में कथक अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। संगीतज्ञ, नर्तक एवं साहित्यकार अकबर की खूबसूरत नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में एकत्रित हुए। इस तरह से यहाँ ललित कलाओं का भरपूर विकास हुआ। राजस्थान के राजाओं ने भी कथक नृत्य के विकास में सराहनीय कार्य किए। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बीकानेर के नरेश अनूप सिंह के काल में शास्त्रीय संगीत और नृत्य को पूर्ण संरक्षण मिला। औरंगजेब के शासनकाल में प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ भवभट्ट दिल्ली छोड़कर बीकानेर आ गए। सन 1658 से 1707 ईस्वी के बीच उन्होंने संगीत और नृत्य संबंधी लगभग 18 ग्रंथ रचे, जिनमें से अनूप संगीत वर्तमान को तत्कालीन नृत्य संगीत का लक्षण ग्रंथ माना जा सकता है। इसके बाद हम मुग़ल काल के कुछ प्रसिद्ध और महान कलाकारों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिनमें से सर्वोपरि है संगीत सम्राट, कलावंत एवं नायक तानसेन। ध्रुपद गायक तानसेन की प्रसिद्धि भारतवर्ष के जन जन में व्यापक रूप से व्याप्त है। तानसेन से जुड़ी कहावतें, किंवदंतियाँ, निर्मित फिल्में, सरकारी विज्ञापन आदि इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। मध्यकाल में ग्वालियर के रहने वाले ध्रुपद गायकों को कलावंत कहा जाता था। तानसेन का आश्रयदाता मोहम्मद शाह आदिल था, जिसने ग्वालियर पर सन 1549 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक शासन किया। आदिल का अर्थ होता है न्यायी। उसका जब अनाचार बढ़ गया तो लोग उसे आंधली या अंधा कहने लगे। वह अत्यंत प्रवीण संगीतज्ञ था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के मतानुसार तानसेन एवं बाज बहादुर, जिनका वास्तविक नाम वायजीद है, इसी आदिल को अपना गुरु मानते थे। तानसेन के दूसरे आश्रयदाता थे बांधवगढ़ रीवा के राजा रामचंद्र सिंह बघेला। वे भी संगीत के अनन्य प्रेमी तथा मर्मज्ञ थे। यह उल्लेख मिलता है कि तानसेन के गायन से प्रभावित होकर उन्होंने तानसेन को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी। तानसेन के तृतीय आश्रयदाता मुग़ल सम्राट अकबर थे, जिन्होंने विभिन्न विधाओं के गुणियों को अपने राज दरबार में नियुक्त किया था एवं उन्हें नवरत्न की संज्ञा प्रदान की थी। इन नवरत्नों में तानसेन, बीरबल, मानसी कछवाहा, टोडरमल, हकीम हुमाम, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, अबुल फजल तथा अब्दुल रहीम खान खाना थे। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा एवं आईने अकबरी में संगीत संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। उन्होंने इस ग्रंथ में 36 संगीतज्ञों का उल्लेख किया है। मियाँ तानसेन, बाबा रामदास, सुभान खां, बीर मंडल खां, बाज बहादुर, सिहाब खां, दाऊद धारी, सरोत खां, मियाँ लाल, तान तरंग खां, मुल्ला इसहाक, उस्ताद दोस्त, नानक जरजू, परवीन खां, सूरदास, चांद खां, रंग सेन, शेख दामन, रहमतुल्लाह, मीर सईद अली, उस्ताद यूसुफ, कासिम, जिनका उपनाम कोहबर है, ताज बेग, सुल्तान हाफिज़ हुसैन, बहराम कुली,
सुल्तान हासिम, उस्ताद शाह मोहम्मद, उस्ताद मोहम्मद अमीन, हाफिज़ ख्वाजा, मीर अब्दुल्लाह, पीर प्याजा एवं उस्ताद मोहम्मद हुसैन। इसमें से तानसेन के नाम के बाद अबुल फजल ने अपनी टिप्पणी दी है कि वे ग्वालियर निवासी थे एवं ऐसा गायक विगत 1000 वर्षों में भारतवर्ष में नहीं हुआ। अष्टछाप के संगीतज्ञ कवियों के सिरमौर सूरदास जी तानसेन के समकालीन थे। तानसेन के गायन से प्रभावित होकर बादशाह अकबर ने उन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। समकालीन जगन्नाथ कविराय ने उन्हें जगत गुरु कहा है। निर्विवाद रूप से यह माना जा सकता है कि तानसेन एक अनुपम एवं श्रेष्ठ ध्रुपद गायक थे। किसी भी ग्रंथ में तानसेन को नायक मानने का उल्लेख नहीं मिलता है। उस काल में नायक की उपाधि ऐसे गायक को दी जाती थी जो मार्ग संगीत और देसी संगीत इन दोनों में निपुण हो अथवा क्रिया पक्ष और शास्त्र पक्ष दोनों में कुशल हो। तानसेन द्वारा संगीत पर लिखे गए 2 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिनमें पहला है संगीत सार, जिसकी हस्तलिखित प्रति रीवा के राज दरबार के ग्रंथालय सरस्वती भंडार में सुरक्षित है। दूसरा है रागमाला, जिसे काशी की लहरी प्रेस द्वारा प्रकाशित एवं गोवर्धन लाल द्वारा संपादित किया गया था। तानसेन के उपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त उनके द्वारा रचित अनेक ध्रुपद मिलते हैं, जिन्हें प्रभुदयाल मित्तल के अतिरिक्त कृष्णानंद व्यास लिखित राग कल्पद्रुम, नर्मदेश्वर चतुर्वेदी लिखित संगीतज्ञ कवियों की हिंदी रचनाएं नामक पुस्तकों में संकलित किया गया है। इसके बाद हम मुगल काल के एक और प्रसिद्ध कलाकार सदारंग पर चर्चा करते हैं। भारतीय संगीत की दृष्टि से मुगल काल उन्नति और अवनति का काल माना जाता है, जहां भारतीय संगीत अकबर, मोहम्मद शाह रंगीले, मान सिंह तोमर के दरबार में रहकर फला फूला, वहीं औरंगजेब के काल में इसका पतन भी हुआ। यद्यपि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना मुगल बादशाह औरंगजेब के काल में ही हुई थी। इन्हीं में से एक मोहम्मद शाह रंगीले का युग संगीत कला की दृष्टि से अविस्मरणीय है, क्योंकि इन्हीं के काल से सदारंग ने ख्याल गायन शैली का प्रचार प्रसार किया और सैकड़ों की संख्या में बंदिशां बनाईं। सदारंग का वास्तविक नाम नियामत खां था। सदारंग उनका उपनाम या मुद्रा थी, जिसका अर्थ है सदैव आनंद में रहने वाला। सदारंग का जन्म औरंगजेब के राज्यकाल में हुआ। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में सदारंग ने तातरी, कव्वाल, लाल बंगाली, नटवा तथा प्रसिद्ध कवि देवदत्त कवीश्वर महाकवि देव से संगीत एवं साहित्य की शिक्षा ग्रहण की। सन 1719 से 1748 ईस्वी तक मोहम्मद शाह रंगीले का युग कहा जाता है। इसी युग में सदारंग के द्वारा संगीत जगत को ख्याल के प्रचार प्रसार के रूप में महान उपलब्धि मिली। सदारंग मोहम्मद शाह रंगीले को प्रसन्न करने के लिए अपनी बंदिशों में उनकी मुद्रा रंगीले अथवा मोहम्मद शाह रंगीले का प्रयोग किया करते थे। इसी से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीले ने सदारंग को शाह की पदवी दी, जिसके कारण यह शाह सदारंग कहलाने लगे। सदारंग एक उत्तम वाग्गेयकार, बीन, पखावज, झांझ, मजीरा, रबाब वादक एवं नृत्य प्रवीण थे। सदारंग के प्रमुख शिष्यों में फिरोज खां, जिसे अदारंग भी कहते हैं, भूपत खां, उसका पुत्र काशिम अली, पन्नाबाई, कमलाबाई और रजिया बेगम का नाम आता है। मोहम्मद शाह रंगीले के राज्यकाल के अंतिम समय में उदारंग का देहांत हुआ। इन सबसे स्पष्ट है कि मुगल काल में संगीत एवं नृत्य कला को प्रोत्साहित एवं संवर्धित करने में जितना महत्वपूर्ण योगदान मुगल बादशाहों का रहा है, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान उस काल में जो संगीत और नृत्य के जो महान कलाकार हुए उनका भी रहा है। मुगल काल में चाहे गायन हो, गायन में नए नए राग और रागनियों का निर्माण हुआ, वाद्य यंत्रों में भी नए नए प्रयोग हुए, तबले, संतूर, सरोद, इनका सबसे पहली बार प्रयोग हुआ। और इसी के साथ साथ राग रागनी के अंतर्गत राग दरबारी, राग जौनपुरी, राग मियाँ मलार,
आदि भी का सृजन इस युग में हुआ, जिसके कारण मुग़ल काल में संगीत एवं नृत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। धन्यवाद।